हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या क्लास 10th के। अब देखिए, मैटर ये रख रहा है कि 2 महीने आप लोगों का पेपर है, ठीक है। तब मैंने सोचा इसलिए इस वीडियो में बनाया हूँ कि मैंने सोचा हूँ कि अब चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाए। कि जैसे भूगोल में आपके टोटल कितने 6 चैप्टर हैं। टोटल कितने चैप्टर? 6 चैप्टर भूगोल में है स्टूडेंट, ठीक है। अगर 6 दिन अगर मैं एक एक वीडियो अगर दे दूं सिर्फ किसका, भूगोल का, और तो इंपॉर्टेंट देता ही रहूँगा। अगर 6 दिन इंपॉर्टेंट बस भूगोल का दे दूं तो 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे आपके, ठीक है। और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपको सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे अच्छे ढंग से, आप तैयारी भी बढ़िया से कर लेंगे। तो आज मैं वही चीज़ सोचा हूँ और आज मैं चैप्टर फर्स्ट उठाया हूँ भूगोल का। और भूगोल का चैप्टर फर्स्ट है संसाधन एवं विकास। और आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि संसाधन एवं विकास के बहुविकल्पीय के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दीर्घ उत्तरीय के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सोल्यूशन के साथ, ठीक है। उसका मैं सोल्यूशन भी लेके आ रहा हूँ। तो बेटा कि मैं इतना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप तो वीडियो पर लाइक बनता है कि नहीं। तो देखिए, किसी कीमत पे आप चाहे शेयर कीजिए चाहे कुछ भी आप कीजिए, ठीक है। आपके लिए इतना किया जा रहा है तो ये 200 लाइक इस वीडियो पर दिखाई देना ही चाहिए, ठीक है। 200 लाइक इस वीडियो पर दिखाई देना ही चाहिए किसी कीमत पे। अब आप लोग किसी तरह ही करें, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे क्या बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में, और बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अब नोट कॉपी अपना ले लीजिए और पहला चैप्टर उतार लीजिए, संसाधन विकास। इसी तरह कल मैं फिर दूसरा चैप्टर लेकर आऊंगा, ठीक है। इसी तरह 6 दिन में भूगोल का, फिर अर्थशास्त्र का, नागरिक शास्त्र का सब मैं समाप्त कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न आ गया है। अब यहाँ से आप लोग तैयार करना शुरू कर दीजिए। देखिए, बहुविकल्पीय का पहला प्रश्न क्या कह रहा है उसको हम लोग नोट करेंगे। देखिए, बहुविकल्पीय का पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि भूमि एक संसाधन है। भूमि एक संसाधन है, बताइए स्टूडेंट, प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित, कि इनमें से कोई नहीं। चलिए स्टूडेंट, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि भूमि एक संसाधन है। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए बताइए। आप लोग आंसर चूज कर लिए हैं, मैं बताऊं आप लोगों को करेक्ट आंसर। चलिए, आप लोग जानते भी हैं कि भूमि एक संसाधन कौन सा है, तो प्राकृतिक संसाधन। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है स्टूडेंट, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसको एकदम अभी से रट्टा मार लीजिए, ठीक है। अभी याद भी हो गया होगा, रट्टा मारने की बात छोड़िए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अजैवीय संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सी अजैवीय संसाधन है? ऑप्शन ए चट्टाने, ऑप्शन बी पशु, ऑप्शन सी पौधे और ऑप्शन डी मछलियाँ। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी अजैवीय संसाधन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा? चलिए स्टूडेंट, आप लोग बताइए। आप लोग आंसर अपना चूज कर लिए होंगे। अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी अजैवीय संसाधन है। तो वो चट्टान जो है वो अजैवीय संसाधन होता है स्टूडेंट, ठीक है। अजैवीय संसाधन, ठीक है। चलिए, ये तो आप लोग को याद ही हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया है स्टूडेंट, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। और देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट ये कह रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः आपूर्ति योग्य, अजैव, कि मानव कृत, ठीक है। और ऑप्शन डी में यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, जो कि इनमें से कोई नहीं था, ठीक है। क्या है? इनमें से कोई नहीं था, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग बताइए कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। चलिए बताइए आप स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग अपना आंसर चूज कर लेंगे। मैं इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन, तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। क्या है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन स्टूडेंट, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा अगर आपने अच्छे तरीके से नोट कर लिया, समझ लिया, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा नवीकरण जो योग्य संसाधन नहीं है इन चारों ऑप्शन में से। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, कि वन। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है स्टूडेंट। चलिए अपना आंसर चूज कर लीजिए। और मैं इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। तो स्टूडेंट वो क्या है? जीवाश्म ईंधन है। क्या है? जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर चौथा आपने अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया स्टूडेंट, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर पांचवें की ओर, ठीक है, उसे देखेंगे। चलिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर पांचवा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर पांचवा स्टूडेंट क्या कह रहा है आपसे कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन प्रमुख कारण क्या है, ठीक है।
कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन की अति पशुचारण। चलिए आप लोग बताइए कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? चलिए ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपना आंसर अच्छे ढंग से चूज कर लिया होगा। अब मैं इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बता रहा हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए इसका सही जो आंसर होगा कि पंजाब में निम्नीकरण भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? तो वो है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई स्टूडेंट। ठीक है, अधिक सिंचाई। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम याद कर लिए इन क्वेश्चनों को। ठीक है, एकदम याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6वां स्टूडेंट क्या कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ज्वालामुखी द्वारा, पवन द्वारा, हिमानी द्वारा कि नदियों द्वारा? तो चलिए स्टूडेंट इन चार ऑप्शनों से बताइए कि जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है किनके द्वारा होता है। तो चलिए आप लोग आंसर अपना चूज कर लिए होंगे और मैं इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताता हूँ कि जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है वो नदियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो नदियों के द्वारा स्टूडेंट होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपने क्लियर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन 7वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी जिसे कहते हैं खेती की जाती है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में बताइए कि सीढ़ीदार खेती की जाती है? ठीक है, सीढ़ियों द्वारा बनाकर। ऑप्शन है पंजाब में, उत्तर प्रदेश के मैदान में कि हरियाणा में कि उत्तराखंड में? तो चलिए स्टूडेंट बताइए आप लोग कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? चलिए आप लोग आंसर अपना चूज कर लिए होंगे। मैं इसका सही आंसर आपको बताने वाला हूँ कि जानते हैं किस प्रांत में? उत्तराखंड। जो उत्तराखंड प्रांत है उसमें जो खेती की जाती है स्टूडेंट सीढ़ीदार बनाकर। ठीक है, सीढ़ीदार ढलान बनाकर खेती की जाती है उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपने क्लियर कर लिया अच्छे ढंग से। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी की, लाल मिट्टी की, लेटेराइट मिट्टी की, पर्वतीय मिट्टी? तो चलिए स्टूडेंट आप बताइए कि जो भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? ठीक है, चलिए आप लोग चार ऑप्शन में से बताइए। उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर भी चूज कर लिया होगा। तो भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब तक आपने 8 क्वेश्चन अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ गया है और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है स्टूडेंट कि जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, जैसा कि जानते हैं कि भारत में सबसे सर्वाधिक क्या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जस्ट आपने अभी देखा है और कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो चलिए आप लोग बताइए। चाय, रबड़, कपास, गेहूं? तो चलिए आप लोग तुरंत बता दीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक जो किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो गेहूं के लिए। किसके लिए? गेहूं के लिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपने याद कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10वें के ऊपर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में? तो चलिए आप लोग बताइए कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक अगर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तो हम लोग और सबसे ज़्यादा मैदानी तो है, तो जाहिर सी बात है कि मैदानी क्षेत्रों में अधिक पाई जाती होगी जलोढ़ मिट्टी। इसलिए ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां अगर आपने क्लियर कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ चलते हैं। उसे आप समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ठीक है, चलिए बताइए आप लोग कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? झारखंड में, राजस्थान में, गुजरात में, बिहार में? चलिए इन चार ऑप्शनों से बताइए कि सबसे अधिक काली मृदा किस राज्य में पाई जाती है स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग अपना आंसर चूज कर लीजिए। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बताइए कि किस राज्य में काली मृदा अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों वो है गुजरात। गुजरात में काली मृदा सबसे सर्वाधिक पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छे ढंग से आपने क्लियर कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट ये कर रहा है आपसे कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? चलिए बताइए कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी? चलिए स्टूडेंट बताइए आप लोग। तो आप लोग ने आपने आंसर चूज कर लिया होगा। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं कि कपास की खेती के लिए सबसे जो उचित भूमि उपयुक्त होती है वो काली मिट्टी। ठीक, कौन?
काली मिट्टी। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि लाल मिट्टी पाई जाती है। अब बताइए स्टूडेंट कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ढक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, कि ब्रह्मपुत्र घाटी में, कि थार रेगिस्तान में। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग बताइए कि जो लाल मिट्टी पाई जाती है कहाँ पाई जाती है। तो आप लोग अपना आंसर चूज कर लीजिए। मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लाल मिट्टी पाई जाती है मालवा प्रदेश में। कहाँ? मालवा प्रदेश में स्टूडेंट। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों ने क्लियर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ चलते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुविकल्पीय के लास्ट प्रश्न है स्टूडेंट, ठीक है। कि निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। चलिए स्टूडेंट बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी मिट्टी चाय के लिए उपयुक्त है। पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, की लाल मिट्टी। स्टूडेंट चलिए आप लोग बताइए, जैसा कि आप लोग जानते भी है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय के लिए उपयुक्त होती है। चलिए आप लोग आंसर अपना चूज कर लिए। मैं आप इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसका सही आंसर होगा कि जो चाय के लिए सर्वाधिक अच्छी मिट्टी मानी जाती है वो कहाँ? तो पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। क्या? पर्वतीय मिट्टी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए यहाँ तक बहुविकल्पीय प्रश्न आपने अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया है, ठीक है। तो संसाधन एवं विकास जो पहला चैप्टर है उसमें से अगर बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा तो इसके अंतर्गत इसके अलावा ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टूडेंट, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब वीडियो को लाइक नहीं करें तो प्लीज लाइक कीजिए। 200 लाइक का मैंने जो टारगेट रखा है उसको पूरा करना ही होगा किसी कीमत पे आप लोगों को, तब मैं जाके आगे और अच्छे ढंग से वीडियो लेकर आ पाऊंगा। नहीं तो बहुत लिखने में समय लग जाता है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत बुरा लगता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। चलिए स्टूडेंट आपको बताना है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण देकर समझाना है। तो चलिए स्टूडेंट आप पहले क्या डालेंगे? हेडिंग जैव संसाधन। उत्तर लिख के आप पहला क्या हेडिंग डालेंगे? जैव संसाधन। अजैव संसाधन में लिखेंगे कि वे संसाधन जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, पशुधन, वनस्पति एवं जीव आदि। कोयला एवं पेट्रोलियम को जैविक स्रोत के रूप में माना जा सकता है क्योंकि यह जीवित रूपों में क्षय से बनते हैं। तो ये आपका जैव संसाधन में हो गया। हेडिंग डाल के आपको जैव संसाधन में इतना लिख देना स्टूडेंट, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर आपको नेक्स्ट हेडिंग तुरंत डालना है अजैव संसाधन। और अजैव संसाधन क्या होता है स्टूडेंट? कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मृदा, धातुएं और चट्टानें आदि। हमको तो नहीं लगता है कि इस प्रश्न में आप लोगों को कोई दिक्कत होगा। इतना स्पष्ट लिखा है कि आप तुरंत लिखते मतलब पढ़ते ही आप लोग जान जाएंगे अंतर इसमें कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन में क्या अंतर है। तो दोस्तों यह अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न सफल होता हुआ जो कि आप लोगों ने अच्छे ढंग से नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है वो। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे आ गया है। और क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि कोई दो मानवीय क्रियाएं लिखिए जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। कह रहा है कि कोई दो मानवीय क्रियाएं लिखिए जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो चलिए स्टूडेंट इसका उत्तर आप क्या देंगे कि अतिचारण एवं निम्नीकरण दो ऐसी मानवीय क्रियाएं हैं जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। कौन? तो अतिचारण एवं निम्नीकरण, यही दो मानवीय ऐसी क्रियाएं हैं जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। सिंपल है, आप याद कर लेंगे, ठीक है। और याद करना भी है आप लोगों को, अच्छा स्कोर करना है, ठीक है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने क्लियर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है यहाँ पे क्या कि खादर एवं बांगर में अंतर स्पष्ट कीजिए। खादर एवं बांगर में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग कि वह भूमि जहाँ बाढ़ के पानी के स्तर पहुँचने से नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है खादर कहलाती है। और जिन क्षेत्रों से बाढ़ का पानी नहीं आता है वहाँ पुरानी मृदा बनी रहती है उसे बांगर कहते हैं। अब बताइए कोई दिक्कत? 1% आपको दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर तीसरे में खादर एवं बांगर में अंतर आपने तुरंत स्पष्ट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने नोट कर लिया है अच्छे ढंग से। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा होगा लेकिन मैं तीसरा ही लिख दिया हूँ, ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। और क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है आपसे? भारत में पाई जाने वाली दो मिट्टियों के नाम क्षेत्र सहित लिखिए। बहुत ही मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये सब, ठीक है। जो मैं करा दिया वो समझ लीजिए, उसको तुरंत याद करना है आप लोगों को कि भारत में पाई जाने वाली दो मिट्टियों के नाम क्षेत्र सहित लिखिए। तो चलिए उत्तर में आप लोग स्टूडेंट क्या लिखेंगे कि भारत में
पाई जाने वाली दो मिट्टियों के नाम क्षेत्र सहित निम्नलिखित हैं। कौन कौन? तो पहला हेडिंग डालिए जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी में लिखिए कि उत्तरीय मैदान में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। और दूसरा क्या? काली मिट्टी। या काली मिट्टी में लिखेंगे आप दक्कन के पठार में, जैसे महाराष्ट्र में, तमिलनाडु आदि राज्यों में पाया जाता है। बताइए कोई दिक्कत आप लोगों को? तो भारत में पाई जाने वाली दो मिट्टियों का नाम ने अच्छे से लिख दिया, किस क्षेत्र में पाया जाता है वो भी आपने अच्छे तरह से दर्शा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपने क्लियर कर लिया है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं, वो भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को नोट करके याद करके ही जाना आपको। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, यहाँ पे 5वां रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है? और क्वेश्चन नंबर 5वां ये कह रहा है कि किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? किन्हीं दो राज्यों के नाम बताना है आपको जहां पे काली मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। चलिए स्टूडेंट उत्तर में आप लोग लिखेंगे कि गुजरात एवं महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जहां काली मिट्टी पाई जाती है। कपास एवं गन्ना उत्पादन के लिए यह मिट्टी उपयुक्त होती है। बताइए, वेरी सिंपल शब्दों में लिखा है, तुरंत याद हो गया होगा आप लोगों को स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपने क्लियर कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आया, और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी एवं काली मिट्टी में अंतर बताइए। तो आप देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों की नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से होता है, जबकि काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से बनी लावाकृत शैलों के अपक्षय से होता है। तो देखिए आप कितना अच्छे ढंग से मैंने जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर लिखा है। इतना लिख देंगे एग्जाम और आप एकदम खुश होकर एकदम नंबर दे देगा आप लोग को, फुल मार्क्स एकदम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपने क्लियर कर लिया है अच्छे ढंग से। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है स्टूडेंट? और क्वेश्चन नंबर 7वां ये आपसे बोल रहा है कि जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं बताइए। ये पहला प्रश्न है। इसी प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ लेता है कि भारत में जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र बताइए तथा कृषि में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। तो चलिए दोनों कोई भी क्वेश्चन है, आप इतना आंसर अच्छा सटीक तरीके से बता दूंगा कि आप लिख देंगे। और देखिए उत्तर में लिखेंगे आप कि जलोढ़ मिट्टी उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत कहाँ कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। अब इसका विशेषता भी लिखने के लिए बोला है हमसे। ठीक है, तो चलिए इस स्लिप में हम आपको दिखा देते हैं। तो इसकी दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? तो पहला लिखिए, पहला विशेषता कि उच्च उर्वरा शक्ति संपन्न होती है, और दूसरा क्या? धान, गेहूं, जौ, चना, गन्ना एवं मटर आदि की पैदावार के लिए अनुकूल होती है। तो चलिए स्टूडेंट आपने यह क्वेश्चन तैयार कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 7वां। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मिट्टी के दो महत्व बताइए। वेरी आईएमपी प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, कि मिट्टी के दो महत्व बताइए। तो देखिए आप उत्तर क्या लिखेंगे कि मिट्टी के दो महत्व निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से? तो पहला स्टूडेंट कि मिट्टी मानव एवं वनस्पति जगत व जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए अनिवार्य घटक है। और दूसरा आप लिखेंगे महत्व इसका कि मिट्टी समस्त जीव जगत की खाद्य एवं आवास आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। तो यह दो मिट्टी के दो महत्व आप बता देंगे बहुत अच्छे ढंग से। बहुत आईएमपी प्रश्न है, इसको याद करके आपको जाना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8वां क्लियर हो गया, तो प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे स्टूडेंट कि काली मिट्टी भारत के किन दो राज्यों में सर्वाधिक पाई जाती है? कह रहा है कि काली मिट्टी भारत के किन दो राज्यों में सर्वाधिक पाई जाती है? तो चलिए स्टूडेंट उत्तर आप लिखेंगे क्या कि काली मिट्टी महाराष्ट्र एवं गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में और गुजरात में सर्वाधिक पाई जाती है काली मिट्टी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है आपसे कि तीन राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? कह रहा है कि 3 राज्यों के नाम बताना है जहां पे काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो चलिए स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे आप लोग। काली मृदा महाराष्ट्र या सौराष्ट्र व मालवा, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। जो कि महाराष्ट्र में कहाँ? सौराष्ट्र और मालवा में, और एक मध्य प्रदेश में, एक गुजरात में, तीनों राज्यों में पाई जाती है। और इस मृदा में कपास की खेती की जाती है, इसलिए इसको काली कपास मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे ढंग से मैंने लिखा है, ये भी क्वेश्चन आपको
ऐसा नहीं होगा कि आपको ना समझ में आए, ठीक है। बहुत आईएमपी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि मृदा अपरदन क्या है। चलिए स्टूडेंट, आपको बताना है कि मृदा अपरदन क्या है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि के ऊपरी परत के शीघ्रता एवं बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं। जल तथा पवन जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि के ऊपरी परत के शीघ्रता से बहाव को मृदा अपरदन कहते हैं। स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करके याद करके जाना है मृदा अपरदन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपने क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है स्टूडेंट आपसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट बताता हूँ कि उत्तर किस प्रकार लिखेंगे आप। देखिए बहुत ही मोस्ट आईएमपी प्रश्न यह है। तो आप उत्तर लिखेंगे स्टूडेंट कि पहाड़ी अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। तो पहला, समोच्च कृषि को अपनाकर, और दूसरा सीढ़ीदार कृषि की उत्पत्ति का प्रचलन, और तीसरा पर्वतीय ढालों पर वृक्षों की मेखला बनाकर, और चौथा सोपानी कृषि को बढ़ावा देकर, ठीक है। तो इस प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, कदम उठाने चाहिए। कुछ जो भी पॉइंट था मैंने दर्शा दिया अच्छे ढंग से। तो दोस्तों यहाँ पर आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म होता हुआ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न स्टूडेंट, उसे भी ध्यान से आपको नोट करना है। चलिए स्टूडेंट, अब हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। जो इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय मैं बता दे रहा हूँ, उसको आप विद्या क्वेश्चन से लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ईमानदारी से आपको याद करना है। अगर देखिए टॉपर बनना, अगर जिस प्रकार मैं पढ़ा रहा हूँ अगर उस प्रकार अगर पढ़ लिया तो टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। बस जो मैं टारगेट रखा हूँ 200 लाइक का, उसे अगर पूरा कर देते हैं तो पूरा चैप्टर ही मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँ, चाहे मुझे कितना भी लिखना पड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला नोट कीजिए कि संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन नियोजन को क्यों आवश्यक है। संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाकर प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए, हजारों बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आएगा भी 2021 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कह रहा है कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ, ठीक है। इस प्रश्न को क्वेश्चन नंबर दूसरा का साथ जितने मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ सभी याद करके जाना है आपको, सभी आईएमपी हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर दूसरा आपने नोट कर लिया होगा अच्छे ढंग से। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए, तो जलोढ़ मिट्टी व लेटेराइट मिट्टी में अंतर लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय प्रश्न का, ठीक है। इसे आप लोग को उतार ही लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कर लिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा यह है कि काली मिट्टी की किन्हीं 4 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। काली मिट्टी की कोई 4 मुख्य विशेषता आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर चौथा। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर चौथा आपने नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है स्टूडेंट आपसे कि मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, 2 कारण बताइए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5वां, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, 2 कारण बताना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए कि काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ। काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां कि भूक्षरण जिसे मृदा अपरदन भी कहते हैं, तो मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, मृदा अपरदन रोकने के लिए उपायों को बताइए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए जो लघु उत्तरीय प्रश्न जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लघु उत्तरीय प्रश्न में टोटल 7 ही क्वेश्चन बताऊंगा। ऐसे ये क्वेश्चन बाहर भी नहीं आएगा, आपको बता देता आएगा तो इसी के अंतर्गत, अगर याद किए रहेंगे तो तुरंत लिख देंगे आप, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। चलिए तो यहाँ तक लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर का मैंने आप लोगों को बता दिया है। आपको ईमानदारी ये बनता है कि आप इसको नोट करके और लिख के याद करके जाना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए स्टूडेंट इसी के साथ हम पढ़ेंगे क्या, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। देखिए दीर्घ उत्तरीय जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, मात्र 3 ही दीर्घ उत्तरीय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर के, जो तैयार करके आपको जाना है, एक बार देख कर जाना है कि भूमि संसाधनों के महत्व का वर्णन कीजिए। भूमि संसाधनों के महत्व का वर्णन कीजिए, पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन यह है कि जलोढ़ मिट्टी तथा काली मिट्टी की विशेषताओं का संक्षेप में लिखिए, तो यह दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा यह है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए स्टूडेंट। तो यह टोटल जो 3 क्वेश्चन में बता दिए, एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चनों को आपको लिख कर इसका विद्या क्वेश्चन से कुछ पॉइंट याद कर कर, जिस प्रकार भी आपकी याद करने की स्टाइल हो उस प्रकार याद कर कर ही आप जाना है, ठीक है।
बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे 200 लाइक जो मैंने टारगेट रखा उसको अचीव कराइए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।